Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we're discussing the newspaper of 31st August. GDP slow to fifth quarter, low of 6.7%. Consumption back as the key growth drive. तो फिफ्थ क्वार्टर में देखने के लिए मिला जीडीपी ग्रोथ जो रेट है वो 6.7 रहा है अप्रैल और जून में। जो करंट फिजिकल रिबूट परफॉर्मेंस है वो सेकेंडरी सेक्टर में देखने के लिए मिली थी, इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और अदर सेक्टर्स इन्वॉल्व है, जिनमें हमने 5% की ग्रोथ देखने के लिए मिली थी। वहीं जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ 2% देखने को मिली, जो लास्ट क्वार्टर में 3.2% थी। उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। किस तरह से 2024 की बात करते हैं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो ग्रो हुआ है 7.4% के अकॉर्डिंग, जो कि कंपेयर किया जाए तो 4% था, लास्ट टू क्वार्टर में 5.5% है। अगर हम ग्रोथ देखते हैं कि रियल जीडीपी और जीबीएन में किस तरह से ग्रोथ देखने के लिए मिली है तो देख सकते हैं 2000 इक्वली चल रहे हैं। 2023 में 6.2% थी, जीबीएम 6% था। वहीं 2024 फोर्थ क्वार्टर में 7.8% था, जीबीएम 6.3% था। पर जब हम फिफ्थ क्वार्टर की बात करते हैं तो रियल जीडीपी और जीबीएम नियरली इक्वल है, 6.7 और 6.8। जब की फैक्टर्स की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, पब्लिक एडमिन, डिफेंस, मिनरल्स जैसे सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और होटल ट्रेड से रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, इनमें ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है तो हमें स्ट्रक्चर जो चेंजेस है या रिफॉर्म्स है उनको करने की जरूरत है, ताकि इकोनॉमी में कंटिन्यूसली ग्रोथ की जा सके। इकोनॉमिक ऑन ट्रैक टू अचीव 6.5 to 7% ग्रोथ ऑफ फिस्कल ईयर 25 से नागेश्वरम, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरम सर के द्वारा बोला गया कि जब हम ग्रोथ रेट देखते हैं 2025 की तो 6.5 से 7% के बीच में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अप्रैल और जून में, जिसमें इलेक्शन की वजह से जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी वो कम थी, लेकिन फिर भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया को देखा जाता है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं, तो वहाँ डिक्लाइन देखा गया, लेकिन जो मानसून है वो नॉर्मल हो रहा है। उसके साथ साथ खरीफ की जो फसल है वो भी इस ईयर बढ़ती दिख रही है, जिसकी वजह से जब हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, फिर रूरल कंजम्पशन की बात करते हैं, उसमें स्टेबिलिटी होगी और वो इम्प्रूव होगी, जिसमें मानसून और जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो बूस्ट करेंगे रूरल इकोनॉमिक कंजम्पशन को, क्योंकि टू व्हीलर, ट्रैक्टर जैसे मोटर व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से कंजम्पशन स्टेबिलिटी आएगी और जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली रहेगी। इसके अलावा जब हम 2014-15 बजट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक बूस्ट करने के लिए, मोमेंटम बनाए रखने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्किल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर को और एनर्जी सिक्योरिटी सेक्टर के लिए स्पेसिफिक अनाउंसमेंट की गई, जिनके माध्यम से जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट किया जाएगा और मोमेंटम कंटिन्यूसली बना रहे जीडीपी में। प्राइवेट कैपेक्स इंप्रूव हो और गवर्नमेंट कैपेक्स जो है वो रिवाइव कर सके फास्ट एंड ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए। कॉमर्स मिनिस्ट्री सीक 5 year एक्सटेंशन फॉर द इंटरेस्ट सब्सिडी। तो इंटरेस्ट सब्सिडी देखने के लिए मिलती है किस तरह से प्री और पोस्ट शिपमेंट जो एक्सपोर्ट क्रेडिट किए जाते हैं उनके लिए 2016 में 2015 में 5 year पीरियड के लिए सब्सिडी लाई गई थी, जिसको कोविड के टाइम पे बढ़ा दिया गया था। उसके बाद अब डिमांड हो रही है कि किस तरह से इसको नेक्स्ट 5 year के बढ़ा दिया जाए, और इसमें जो हम स्पेसिफिक डिमांड की बात करते हैं तो एमएसएमई सेक्टर में 3% और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर 2% का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता था, जिसको बढ़ाकर एमएसएमई सेक्टर में 5% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3% करने की डिमांड की जा रही है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन आइडेंटिटी या फिर जो चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको बढ़ाया जाए। थर्ड फैक्टर है कि किस तरह से जो डिमांड है अदर सेक्टर्स की उनको पूरा करने के लिए उनको भी इसमें ऐड किया जाए, क्योंकि रिसेंट बजट में 2 month का एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया था एमएसएमई एक्सपोर्ट के लिए 750 करोड़ के लिए। जब इस रूल्स की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी जो है वो एक अप्रेजल बॉडी है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, जो रिव्यू करेगी और रिकमेंड करती है कैबिनेट और कैबिनेट कमेटीज को, जिसके ऊपर अभी फैसला होना बाकी है। यूरोजन इन्फ्लेशन डिप टू 3 year लो बैक रेट कट। तो यूरोप सेंट्रल बैंक के द्वारा रेट कट देखने के लिए मिला है, जो कि 3 year में हाईएस्ट है। 2.2% फॉल देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से 20 कंट्री में इन्फ्लेशन देखने के लिए मिली है। किस तरह से जो यूरोपियन यूनियन स्टेटिक्स
के द्वारा ये चीज बताई गई है। द सीजन इन कंडक्टिव टू मॉस्किटो ब्रीडिंग। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचने के लिए इन सारे मेजर्स को लिया जा सकता है कि जो पानी है वो एक जगह इकट्ठा ना हो। अगर कोई कूलर या फिर अन्य प्रकार की चीजें यूज की जाती है तो उनके पानी को चेंज किया जाए, फिर उन्हें सुखाए रखा जाए। कोकोनट या सल सेल होती है, जो प्लास्टिक बोतल होती है, उनको ओपन एरिया में ना फेंका फेंका जाए। मॉस्किटो नेट का प्रयोग किया जाए। प्लांट्स होते हैं, मनी प्लांट, इनके पानी को बदला जा सके। जो बर्ड्स के लिए पानी रखा जाता है उनको भी चेंज किया जा सके। जो भी पानी स्टोर करने की जगह कंटेनर्स है, टंकीज है, उनको कवर किया जाए ताकि वाटर अच्छे से कंटेन रह सके प्रॉपरली। Prime Minister Modi, Prime Minister Narendra Modi, look at the virtual reality डेमोन्स्ट्रेशन एग्जीबिशन हुई थी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की। जब ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की बात करते हैं तो ये जॉइंट ऑर्गेनाइज किया गया था पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल के द्वारा। इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा स्पेसिफिक मुद्दे उठाए गए किस तरह से। जब हम फिनटेक की बात करते हैं, साइबर फ्रॉड जो है वो एक चैलेंज है ग्रोइंग इकोनॉमी और स्टार्टअप्स के लिए। तो उन्हें रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए गए ताकि इनोवेशन को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके फिनटेक सेक्टर में। नेसेसरी चेंजेस जो किए जा सके उनको किया जा सके। इसके अलावा जो एंजल टैक्स है उसको हटाने के लिए भी पॉलिसी बनाई गई है। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो पैरेलल ऑफ डेंजर है, पैरेलल इकोनॉमी के लिए उसको इमर्जिंग ट्रांसपेरेंसी देखी जा सकती है। जब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग प्रकार की स्कीम्स में दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और जो लीकेज से प्रिवेंशन रहता है ताकि डाटा सिक्योर रह सके। मार्केट वॉचडॉग टाइटन F&O एंट्री रूल फॉर द स्टॉक। तो सेबी द्वारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें चेंज किए गए। जब बात करते हैं कि किस तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो सेगमेंट है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज किए गए। पहला किया गया मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में, जो कि पहले जब देखते थे 500 करोड़ थी, जो कि बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा जब हम देखते हैं मिनिमम एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू चेन की, तो जो कि 10 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 35 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा थर्ड चेंजेस हमें देखने को मिला है कि किस तरह से जो मीडियम क्वार्टर सिग्मा था उसको बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया 25 लाख से। इसके अलावा जब हम बात करते हैं हाई क्वालिटी स्टॉक, सफिशिएंट मार्केट डिपेंड करेगी कि किस तरह से ट्रेडिंग जो है डेरिवेटिव सिगमेंट्स के लिए भी चेंजेस किए गए। किस तरह से कंसर्न ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया होना चाहिए उसके लिए सफिशिएंट रूल्स या जो लागू किए गए। क्योंकि जब हम डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करते हैं तो अगर कोई भी डेरिवेटिव सेगमेंट फेल होता है इस नॉर्म्स को पूरा करने में, तो कंटिन्यू पीरियड 3 मंथ्स के पीरियड में, तो उसको डेरिवेटिव सेगमेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा। और कोई भी डेरिवेटिव सेगमेंट रीइंक्लूड करने के लिए 1 ईयर का टाइम पीरियड चाहिए होता है जब उन्होंने लास्ट ट्रेडिंग की थी। उसके अलावा जो से भी रेगुलेट करेगी जो अदर एजेंट्स हैं, जो पीपल विल नॉट हैव एनी एसोसिएशन लाइक एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी रेफरेंस या क्लाइंट इंट्रोडक्शन। जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए सिस्टम से उनके रिगार्डिंग जो सेबी से कनेक्टेड नहीं है या फिर उनके पास ऐसे रिकमेंडेशन के लिए कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। इकोनॉमिक रेजिलियंस, तो जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो जून क्वार्टर में 6.7 ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 7.8 देखने के लिए मिला है। किस तरह से जीवीए, जब हम ग्रोस वैल्यू एडी की बात करते हैं तो एक्सेलरेट हुआ 6.8%, जिसके रीजन हमें देखने को मिले हैं कि जो कंजम्पशन इकोनॉमी है ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, जिसमें 56% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। वहीं जब हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो उसमें भी 7.4% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। ग्रोस फिक्स कैपिटल
फॉर्मेशन इंक्रीज हुआ है 7.5%, जो कि बेस ईयर था 8.5% के। इसके अलावा जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, जो कि 2% था, जो 2% की ग्रोथ मिली है, जो लास्ट क्वार्टर में 3.5% थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी लो रहा, जो कि 7% से 5% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इसके अलावा जब हम एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर देख सकते हैं किस तरह से नेगेटिव एक्सपोर्ट है, टॉप 2 लाख करोड़। तो किस तरह से जब एक्सपोर्ट सेक्टर की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है, तो उसको बढ़ाया जा सके और उसमें जो डिक्लाइन देखा गया उसको बूस्ट करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह से एसोलेशन देखी गई 10.5%, जो लास्ट क्वार्टर में 8.7% थी। इसके अलावा स्टील, सीमेंट ऐसे कोर इकोनॉमिक है जिनमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है। जब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सर्विस ऐसी है जिनके अंदर 5.7% की एनुअल ग्रोथ देखने के लिए मिली है। ग्रेट पावर डजंट लिसन टू व्हाट द पैसिफिक वांट। तो जब पैसिफिक ओशियन की बात की जाती है तो देखने के लिए मिलता है चाइना और ताइवान से रिलेटेड इशू। इसके अलावा चाइना के द्वारा फॉलो की जाने वाली पॉलिसीज पर क्या, जब हम पैसिफिक ओशियन में जो आइलैंड है उनके रिलेटेड कंसर्न है, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में क्या है, क्योंकि जो जितने भी आइलैंड पैसिफिक ओशियन में है वो सभी इस तरह की कंडीशन में, या तो वो इकोनॉमिक जोन में है या फिर इस तरह की क्लाइमेट है जिसकी वजह से वहाँ साइक्लोन और जो नेचुरल डिजास्टर है वो होते रहते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक चीज को लेकर नहीं चला जा सकता। इसके अलावा जो जब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस पॉल्यूशन की या फिर ग्रीन हाउस प्रोडक्शन की, तो देखा जाता है कि सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई कंसर्न उनके द्वारा फॉलो नहीं किया जाता। उसके अलावा कौन, अगर जब डेवलपिंग कंट्रीज या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया जैसी कंट्रीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट आइलैंड पर इतनी ज्यादा नहीं की जाती तो उनको चाइनीज डेट ट्रैप के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उनमें उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि किस तरह से वो क्लाइमेट को, डेवलपमेंट को और माइग्रेशन को मैनेज करें, और जो उनकी कंडीशन है उनसे निकलने के लिए या फिर उस तरह के नेट ब्यूरो अगर उनके हेल्प नहीं करेंगे तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि उन चीजों को चेंज किया जा सके और क्लाइमेट और डेवलपमेंट दोनों को साथ लेकर चला जाए। मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क ऑफ बैंक, बेसल नॉर्म 3 रिफॉर्म 2007 और 8 में हुए थे, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बैंकों ने इंश्योर किया था कि लिक्विडिटी हैंडल की जाएगी। एक हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसिड उनके पास कंटेन रहेगा ताकि हाई स्ट्रेस कंडीशन में वो उस चीज को टॉलरेट कर सके और उसमें सफर कर सके। जब आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई ने इंटरनेट और मार्केट बैंकिंग फैसिलिटीज में चेंज किया है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एडिशन ऑफ 5% रन ऑफ रेट फॉर डिपॉजिट एसोसिएटेड विद द इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज। जब इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं तो वो कस्टमर को हाई स्पीड में और जल्दी से विड्रॉ प्रोवाइड करवाती है फंड डिजिटली एक प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो उस चीज को सिक्योर रखने के लिए, डाटा को प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई के द्वारा रेगुलेशन जारी की गई, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन होना और 5% रन रेट होना जरूरी है, ताकि अगर किसी बैंक के पास ऐसी कंडीशन बनती है कि उनका जो हाई लिक्विडिटी एसेट है वो मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी उसके ऊपर जो स्ट्रेस है वो ना आए, और उस कंडीशन में भी वो उस रिस्क को मैनेज कर सके और लिंक जो है ग्रोइंग डिजिटल बैंक से रिलेटेड उसको हैंडल कर सके। जब वैल्यू एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि वैल्यूएशन ऑफ द लेवल हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस विदाउट कंसीडरिंग पोटेंशियल हेयर कट। इसके अलावा पहले देखा गया था कि जो एफटीज होते थे जिनको फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता था, उनको जो है HQLA में काउंट नहीं किया जाता था, लेकिन अब से उनको भी उसमें काउंट किया जाएगा ताकि जो लिक्विडिटी है उसको बनाए रखा जा सके और लो रिस्क कंपोनेंट है उसको बैंक के हिसाब से उस स्ट्रक्चर को अपनाया जा सके। इसमें जब हम LCR की बात करते हैं तो उसका टारगेट होता है 100%, जो कि प्राइवेट सेक्टर में 115% से 125% होता है। जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो 140% के अप्रोक्स हमें देखने के लिए मिलता है। किस तरह से आरबीआई कंटिन्यू रखेगी रिफॉर्म्स को, ताकि जो डेवलप और रीबूस्ट
क्वांटिटेटिव मॉडल्स है उसको अपनाया जा सके, और रन ऑफ फैक्टर्स है, जो एप्रोप्रिएट रन ऑफ फैक्टर्स है उनको लागू किया जा सके। इसके अलावा जो चेंजेस है, टाइम रिस्क फेस करने की जो क्षमताएं है बैंक की, उनको बढ़ाई जा सके, और जो इंडियन बैंक है वो इंश्योर कर सके सेक्टर्स में रेजिलियंस को और कैपेबिलिटी शो कर सके बॉर्डर इकोनॉमी को, ताकि जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे और स्ट्रेस को कम किया जा सके। रिसेंटली अरविंद पनगड़िया जी, जो कि चेयरमैन है 16 फाइनेंस कमीशन के, उनके द्वारा आर्ग्यू किया गया था कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करी जाए इंडिया में, लेकिन उससे रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी रिस्क है या फिर फियर ऑफ फॉलिंग इनटू मिड इनकम ट्रैप्स। किस तरह से ग्रोथ को रेट को 7% से अबव रखने के लिए, इकोनॉमी को पिटफॉल से बचाने के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट को वैल्यूबली स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट किया जा सके, इंडिया को इस तरह से यूज किया जाए। इसके अलावा जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कम विद सिविलियर पोटेंशियल रिस्क, जैसे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो गया, अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें क्रिटिकल सेक्टर इन्वॉल्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन या सेंसिटिव डेटा मैनेजमेंट, जहाँ पर इतने बड़े डेटा अवेलेबल है, तो किस तरह से उस डेटा को सेव रखा जाएगा। प्रॉपर्टी थीव जैसे जो कंसर्न है वो क्रिएट नहीं होंगे। इसके अलावा जो चाइनीज कंपनीज के द्वारा जियो पोलिटिकल टेंशन देखने के लिए मिलते हैं उससे बचाए जा सके। इन सभी रिस्क को देखते हुए तभी हम पोटेंशियल बेनिफिट उठा सकते हैं इंडिया के लिए, ताकि 7% जो ग्रोथ रेट है उसको बनाए रखा जा सके। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में पब्लिश किया गया था कि माइक्रो सुपर कंप्यूटर है मैनिपुलेट अकाउंट्स, दिस लीड 90% फॉल इन द स्टॉक मार्केट प्राइस 35 बिलियन कंपनीज। PM launched 76,000 crore port in Maharashtra। तो पालघर में वधावन पोर्ट को लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें 1.2 मिलियन जॉब क्रिएट होंगी लोकल यूथ के लिए, वुमेन्स के लिए और सभी के लिए, और मल्टीपल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, इसका ऑपरेशनल बाय 2030 तक के लिए रखा गया है। ये इजी करेगा बिजनेस को, और डिपेंडेंसी जो भी है जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के ऊपर देखी जाती है, क्योंकि हम लोकेशन की बात करते हैं तो 150 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। द पोर्ट हैव कैपेसिटी ऑफ 300 MTA विद 9 कंटेनर टर्मिनल्स। जो पोर्ट है प्रोवाइड करेगा फिलिप टू इंडिया कनेक्टिविटी टू रशिया एंड सेंट्रल एशिया थ्रू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा अपोलॉजी की गई शिवाजी के स्टैचू कोलैप्स होने के ऊपर, प्रधानमंत्री ने कहा कि शिवाजी एक फिगर नहीं है, वो एक वर्शिप है, वो हमारे आराध्य है। इस तरह की घटना होना के लिए उन्होंने माफी मांगी। इसके अलावा जब हम शिवाजी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से उन्हें वॉरियर किंग के तरह रिकॉग्नाइज किया गया। उनकी इंपॉर्टेंस है ट्रेड के थ्रू सी रूट, जो जिसको उन्होंने स्ट्रेंथन किया था। हाल ही में शिवाजी की मूर्ति कोलैप्स होती हुई दिखाई गई थी, जिसमें रीजन बताया गया था कि नट बोल्ट में कमी की वजह से वह मूर्ति कोलैप्स हो गई थी। easier policy to boost मिक्सिंग ऑफ पेट्रोल इथेनॉल। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी शुगर के जूस और शुगर सिरप के ऊपर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, उसको हटाया जा रहा है, ताकि जो इथेनॉल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। ये फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी December 1 से। इससे हो सकता है कि जो शुगर प्राइस में इन्फ्लेशन देखने के लिए मिले, पर जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया 20%, इस ईयर में उस प्रोवाइड एम किया गया 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू प्राप्त किया जा सके, उसको कंप्लीट किया जा सके, जो कि 14% हो सकता है इस ईयर में 2024-25 में। जब हम गिरीश कुमार की बात करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट एंड हेड कोऑपरेटिव है ICR के, उनके द्वारा कहा गया कि इससे जो शुगर प्राइस है उनमें स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉफिट होगा शुगर मिल को, और पेमेंट जल्दी की जा सकेगी फार्मर्स की। इसके अलावा इसके बाद जो स्टॉक प्राइस में इंक्रीज देखने के लिए मिला। जब हम BSE की बात करते हैं तो उसमें 3.46 से 8
8.6% की इंक्रीज देखने के लिए मिली। वही हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ 8.6% की इंक्रीज देखने के लिए मिली। इसके अलावा बी हैवी मॉलिक्यूल और सी हैवी मॉलिक्यूल के द्वारा सिग्निफिकेंस रिलाय होगा इंडस्ट्रीज का इथेनॉल ब्लेंडिंग पर, क्योंकि सस्टेनेबल फ्यूल को प्रोवाइड के जो एम है उसको अचीव किया जा सके। Avni Lekra become the first Indian to win successive Paralympic gold. तो 10 मीटर एयर राइफल में अवनी के द्वारा कंटिन्यूसली 2 गोल्ड मेडल जीते गए, जो कि ऐसी पहली भारतीय बन गई जिनके द्वारा पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते गए। इनके अलावा मोना अग्रवाल जिनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, और मनीष नरवाल जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। साइक्लोन Ashna from over Kutch rain on गुजरात। तो हाल ही में देखा गया था कि रेयर लैंड ओरिजिनेटेड जो साइक्लोन है वो अरब सी में उठा और गुजरात के एरिया उसमें रेनफॉल देखने के लिए मिला। जिस फर्स्ट साइक्लोन की बात करते हैं, जो IMD के डाटा के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिला है कि फर्स्ट स्टॉर्म जो अरेबियन सी में आया था वो 1976 में आया था। अगर हम असना की बात करें तो इसका मीनिंग है वन टू बी एक्नोलेज, जो नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था 1891 से 2023 के बीच में। अगर अब तक की बात करें तो अरेबियन सी में 3 साइक्लोन आ चुके हैं, 1976 में, 1964 में, 1944 में, अकॉर्डिंग टू IMD। Over 2700 scientists at the Indian top firm research body recruit lateral without reservation। जब हम बात करते हैं ICAR की, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च बॉडी है ग्लोबली। वहां पर 2700 साइंटिस्ट की लेटरल एंट्री की गई, जिसकी वजह से यहाँ इशू देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरह से 2 इशू क्रिएट हो रहे हैं। फर्स्ट है कि जो ICAR है, those who were recruited by ARS एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नॉट गेटिंग द सेमी रिसर्च मैनेजमेंट पोजीशन, बिकॉज क्योंकि जो RMP पोजीशंस है वो उन साइंटिस्ट को रिक्रूट कर दी जाती है जो कि लेटरल एंट्री की वजह से उसमें एंट्रीज के अलावा जो इनका खुद का क्राइटेरिया, इनके पास 3 टाइप सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसके में यह एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू सिंगल एंट्री सिस्टम के माध्यम से एंट्री करवाते हैं, जो कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो रिजोल्यूशन ऐड करता है रिजर्वेशन का SC ST की कास्ट के लिए, उनके ऊपर ही अप्लाई होता है। ये उन लोगों के लिए गलत होगा जो कि एग्जाम देकर और उसके बाद इंस्टीट्यूट में एडमिट होते हैं, लेकिन उनको उन पोस्ट के लिए बेनिफिट नहीं मिलता जिनको 25 ईयर की सर्विस देने के बाद भी जो पोस्ट उठे मिलनी चाहिए। तो इसलिए लेटरल एंट्री के लिए को बैन करने के लिए, उसे रोकने के लिए ICAR द्वारा निष्कर्ष दिया गया। Ceasefire have become license for the criminal activities। तो Naga nationalism have turned into a licensing for criminal activities। नागालैंड की बात की जा रही है, किस तरह से वहां पर जो सीज फायरिंग की वजह से कंटिन्यूसली जो कंडीशंस है वो चेंज होती जा रही है, और नफेरियस एक्टिविटीज जो है वहां पर क्रिएट होती जा रही है। किस तरह से जो इनोसेंट पीपल है उनको टॉर्चर किया जा रहा है, हैरिस किया जा रहा है। सीज फायर जो है वो उनको परमिट दे रहा है कि किस तरह से वो लोग एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, पॉपअप लाइक मशरूम। इसके अलावा देखते हैं कि जब किसी स्टेट में अपोजिशन ना हो या फिर अपोजिशन की जो भी पार्टीज है वो सब रूलिंग पार्टी के अंदर ही मर्ज हो जाए, तो किस तरह से जो एक्सट्रीमिज्म है या फिर जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। इसके अलावा नागा नेशनलिज्म पॉलिटिकल ग्रुप्स और NSCN-IM signed the framework agreement with the center in August 2025। The NNPG signed agreement पोजीशन ऑफ द नवंबर 2027 के बाद भी इस तरह के इशू
हमें कंटिन्यूअसली नागालैंड या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखने के लिए मिलते हैं। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सप्लोइशन, फार्मास्यूटिकल मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आंध्र प्रदेश में 17 लोगों की डेथ, 36 इंजर्ड हुए हैं। 120 पीपल अगर हम देखें कि किस तरह से 2019 से अब तक डेथ हो चुकी है, तो किस तरह से हैजार्डस कंडीशन में वर्क करना है, फिर सेफ्टी के पूरे प्रबंध ना होना की वजह से इस तरह के इश्यू कंटिन्यूसली हमें देखने के लिए मिलते हैं। जो कंडीशन सेफ कंडीशन वर्क प्लेस पर होनी चाहिए, उनका ना होना, या फिर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होना जिसकी वजह से इस तरह के डिजास्टर क्रिएट होते हैं, उनके लिए किस तरह से चेंज किए जाने चाहिए। गवर्नमेंट गिव कंपनीज 15 डे मेक टू रिक्वायर अमेंडमेंट, ताकि इस तरह की घटनाएं ना घटे। इंडिया येट टू टेक a decision on Pak invite to SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होनी है इस्लामाबाद में अक्टूबर 15 और 16 को, जिसके लेकर अभी तक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के द्वारा कहा गया है कि कुछ भी डिसाइड नहीं है कि इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हाल ही में उन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को में भी जाना है। उसके अलावा उनको ब्रिक्स समिट है रशिया के साथ, और सिंगापुर भी विजिट करना है। तो इसके लिए अभी तक कोई फिक्स नहीं है कि इंडिया एससीओ की जो समिट है उसको ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जब हम 2016 के बाद से इंडिया के द्वारा पाकिस्तान में कोई भी सार्क समिट ग्रुप से रिलेटेड मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया गया है। अनइंटरप्टेड डायलॉग्स के रिगार्डिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर द्वारा कहा गया कि अनइंटरप्टेड डायलॉग जो है उस एरा का एंड हो चुका है, कि जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो एक्टिविटी की जाएगी उसी का एक्शन का रिएक्शन उन्हें देखने के लिए मिलेगा। तो जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेंगे उसी के डी रिस्पॉन्ड में उन्हें रिलेशनशिप इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बदलते हुए दिखाई देंगे। जब हम बात करते हैं 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई कोशिश के बाद अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आरंभ की गई थी, किस तरह से जो पीओके वाला एरिया है उसको टूरिज्म सेक्टर से और जो अदर सेक्टर है उनके साथ जोड़ा जा सके, और इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है उनको सुधारा जा सके। लेकिन उसके बाद वहां के जो राष्ट्रपति थे उनको हटा दिया गया, जिसके बाद उस चीज को वहीं रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी 2016 में नवाज शरीफ जब पीएम थे उनके रिलेटिव की शादी में गया गया था, ताकि जो भारत पाकिस्तान के संबंध है उनको सुधारा जा सके। लेकिन उसके बाद पुलवामा अटैक और अन्य जो घटनाएं घटी उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान के बीच में नो इंटरप्शन डायलॉग जैसी स्थिति आ गई थी, जिसके लिए यूसीसी ए स्मॉल मेजर टू जस्टिस फॉर वुमेन से वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया किस तरह से जो क्रिमिनल क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसको रोका जाए, या फिर जो सोच है कि वुमेन जो है वो लेस पावरफुल है या फिर लेस कैपेबल है या लेस इंटेलिजेंट है, उस सोच के से बाहर निकला जाए, या फिर वुमेन को एक वस्तु की तरह देखने की जो स्थिति जो है उनको बदला जा सके, और जो वुमेन को विक्टिम करार दिया जाता है उसको रोका जा सके। इसके लिए सिस्टम में जीरो टॉलरेंस रेजोल्यूशन या फिर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि जो यूसीसी कोड है उसको अप्लाई किया जा सके, ताकि सभी को इक्वल सभी जेंडर्स को इक्वली देखा जा सके और सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके वुमेन्स के लिए। क्योंकि वुमेन एंड गर्ल डू नॉट फील सेफ
इन ए civilized, not a civilized society. LGBTQIA plus couple can open a joint bank account center. तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था कि LGBTQIA प्लस कपल्स के द्वारा ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट खोला जा सकता है और नॉमिनेट किया जा सकता है एक दूसरे को उसके बेनिफिशरीज के लिए, और अगर केस ऑफ डेथ के केस में भी, जो कि डिपार्टमेंट एडवाइजरी इशू की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि कनेक्टिंग विद द जजमेंट 2024 में कि सभी को LGBTQI कपल को जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार है, और उसके साथ साथ वह अपने पार्टनर को नॉमिनेट भी कर सकते हैं बेनिफिशरीज के लिए। एक्सिस बैंक के द्वारा देखा गया था कि किस तरह से सेम सेक्स पार्टनर रिलेशनशिप nominate each other beneficiaries and open joint bank account since September 2021. Fertilizer source of many alignment switch to organic farming से तो यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा कहा गया किस तरह से जब ये प्रूव है कि फर्टिलाइजर में केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड और कैंसर जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है, इसलिए टाइम है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर शिफ्ट किया जाए। इसके लिए MOU साइन किया गया है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड के बीच में, ताकि पूरे देश में इस तरह की लेबोरेटरी को स्थापित किया जा सके जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो क्वालिटी है उसको मेजर कर सके, जो कि भारत एंड अमूल ब्रांड के माध्यम से किया जाएगा। और इसमें दोनों को, लैंड और प्रोडक्ट दोनों को एग्जामिन किया जाएगा ताकि जो भी चेंजेस होने उनको चेंज किया जा सके। इस मैकेनिज्म, इसके अलावा कोऑपरेटिव हैव इम्पोर्टेंट रोल टू मेक इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कंट्रीज, जिससे कि जो फार्मर्स की इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। तो NCOL का रोल इम्पोर्टेंट होगा जो कि इंश्योर करेगा प्रॉफिट को, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, और डायरेक्ट करेगा किस तरह से किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर उन फार्मर्स को प्रोवाइड करवाया जा सके जो भी पॉसिबल कोऑपरेटिव सेटअप्स हैं उनके बाद, जिससे कि भारत ब्रांड कवर करेगा जो भी टाइप की वेजिटेबल या फूड्स है उनको इंक्रीज किया जा सके भारत ब्रांड के अंदर। विस्तारा टू मर्ज विद एयर इंडिया फ्रॉम 12 नवंबर। तो विस्तारा एयरलाइन विल मूव टू एयर इंडिया ब्रांड। ये देखा गया है, ये चेंजेस देखने के लिए मिले थे जब सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन के द्वारा कहा गया था इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव द प्लान ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो SIA की बात करते हैं तो उसका 49% स्टॉक है विस्तारा में, जिसके बाद टाटा सन्स के साथ, जो कि अब मर्ज के बाद उनकी जो होल्डिंग है वो 25.1% होगी, जो कंबाइंड एंटिटीज रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2058.5 करोड़। इंडिया से इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश हैव बीन इम्पैक्टेड। तो शेख हसीना के बाद और बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए उनके बाद जो इंडिया के प्रोजेक्ट है बांग्लादेश में उनमें इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। इसके अलावा जब ट्रेड रिलेटेड टेक्सटाइल की बात करते हैं उसमें भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है, क्योंकि जो तिस्ता रिवर इशू की बात करते हैं जो कि शेख हसीना जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी उनके साथ रिजोल्यूशन किया गया था, इन सब डिस्प्यूट्स पे भी अभी कंसर्न रहते हैं। पावरिंग द प्लग ऑफ विकसित भारत विद न्यू वंदे भारत ट्रेन। तो 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्लैग ऑफ की गई मेरठ से लखनऊ, मदुरई से बेंगलुरु, चेन्नई से नागरकोइल, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसमें इन्होंने न्यू अपग्रेड
वर्जन प्रोवाइड कराया गया है वंदे भारत का। कवच सिस्टम है, बायो वैक्सीन, वैक्यूम टॉयलेट है, टच फ्री, इमरजेंसी अलार्म है, पुशिंग बटन, टॉक बैक, ऑटोमेटिक डोर्स, स्पेशल एयर कंडीशनर, हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, एंड मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर्स। इंडियन स्टक एट साओ पाउलो एयरपोर्ट। दिव्या, ये वाला इससे पहले बात। कवर कर लिया था, शिवाजी वाला ऊपर आया था एक। ठीक है। रिगार्ड हम्म। Indian stuck at the Sao Paulo airport have been given food, water, Ministry of External Affairs. तो ब्राजील में 100 of migrants from India, Nepal, Vietnam stuck at the airport for weeks. Alarming condition, sleeping on the floor. And they want to enter Brazil according to the रिपोर्ट पब्लिश लास्ट वीक। तो जो भी माइग्रेंट्स है वो विदाउट वीजा एंट्री चाहते हैं कंट्री के अंदर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा कंफर्म किया गया है कि उनसे उनको जो भी फूड, वाटर सप्लाई और जो अन्य फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड, सर्विसेज मिलनी चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही है। ओएनजीसी विदेश सीक यूएस नॉट टू ऑपरेट प्रोजेक्ट इन सैंक्शन हिट वेनेजुला। दिव्या, नॉट ऑडिबल। आपकी वॉइस नहीं आ रही है दिव्या। ओएनजीसी विदेश ने वेनेजुला में अप्रूव किया यूनाइटेड स्टेट द्वारा ऑपरेट करना टू वेनेजुएला ऑयल प्रोजेक्ट जो बिड टू रिकवर 500 मिलियन। सोवरेन और मॉडल की कीवर्ड जो, बात, हाँ, चेवरॉन मॉडल। चैपरॉन मॉडल्स की बात की जा सकती है। अगर वेनेजुएला में किसी भी कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए यूएस से कंफर्मेशन चाहिए उनको, उसी के बाद ही कोई भी इंडस्ट्रीज वहां पर वर्क कर सकती है। हाउ विल मर्ज अफेक्ट फ्लाइट्स। विस्तारा एयर इंडिया में मर्ज करने जा रही है। इसके बाद देखा जाता है किस तरह से जो रिजर्व फ्लाइट है जितने भी कस्टमर्स की उनको रिजर्व कर दिया जाएगा एयर इंडिया के साथ। और इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स है उनको जनरेट की जाएगी और उन्हें नोटिफाई किया जाएगा कि उनकी टिकट जो है वो रिजर्व हो चुकी है, जो कि 12 नवंबर तक विस्तारा फ्लाइट्स की सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा जो बुकिंग है वो एयर इंडिया के द्वारा की जा सकती है। जब हम क्लब की बात करते हैं, जो विस्तारा क्लब है उनके द्वारा जो भी एयरलाइंस कंपनी का विस्तारा क्लब है वो मर्ज हो जाएगा एयर इंडिया फ्रीक्वेंट फ्लाइट प्रोग्राम में और फ्लाइंग रिटर्न्स में। और ऑल क्लब विस्तारा अकाउंट विल बी इवेंचुअली मर्ज बाय फ्लाई रिटर्न्स। पर उनके लिए कस्टमर्स की जो डिटेल्स है, जो अकाउंट्स नंबर या फिर जो ऑटोमेटिक मर्ज होने के लिए उनकी आइडेंटिटी डिटेल्स को कॉमन होना जरूरी है, तभी वो चीज एक साथ मर्ज की जा सकती है।